गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम है समाज शास्त्र एवं समाज, जो कि सोशियोलॉजी का पहला चैप्टर है, यानी समाज शास्त्र का पहला चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम समझेंगे समाज शास्त्र एवं समाज के बारे में। देखिए, हम समाज शास्त्र के कुछ ऐसे पॉइंट्स को कवर करेंगे इसमें जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर रहे होंगे जो कि आपको अच्छा भी लगेगा समझने में, आप इससे आम जिंदगी में रिलेट भी कर पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है समाज शास्त्र एवं समाज, यानी कि समाज शास्त्र एक बुक का नाम है, और समाज हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ के आसपास को समाज कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यानी कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। क्या कहना चाह रहा है? जैसे कि हम जो भी आसपास हमारे हैं, हम जिनसे मिलते हैं, बातें करते हैं, हम जिनके साथ रहते हैं, जिनसे भी हमारी डेली मुलाकात होती है, वो सब क्या हमारे सामाजिक संबंध है। इसमें हमारे दोस्त, हमारे स्कूल के फ्रेंड्स, हमारे आस पड़ोस के जो फ्रेंड्स होते हैं, यहाँ कोई जॉब करता है तो उसके कलीग, वो सभी क्या है, सामाजिक संबंध है। तो वो जो भी है उनका जाल समाज कहलाता है। ठीक है, पहली लाइन से आप वाकिफ हो गए होंगे। आपसे कोई भी पूछता है समाज क्या है, तो समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। आगे बढ़ते हैं। समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है? देखिए, समाज की यहाँ पर कुल 5 विशेषताएं दी गई हैं जिनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि पहला, समाज अमूर्त है। अमूर्त का मतलब होता है जिसका कोई परफेक्ट ढांचा ना हो, स्ट्रक्चर ना हो। हर जगह की अलग अलग समाज होती है, जरूरी नहीं है कि समाज एक जैसा हो। आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि कोई और समाज कैसा होगा, वो वहाँ पे रहने के बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कि कोई समाज कैसा हो सकता है। इसके बाद, समाज में समानता और विभिन्नताएं होती हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है। समाज में रह रहे लोग, जरूरी नहीं है सबकी सोच एक जैसी हो, सबकी संस्कृति एक जैसी हो, सबका वेशभूषा, सबका खान पान, सब कुछ अलग अलग होता है। तो वही ये कहना चाह रहा है, समाज में समानता और भिन्नता दोनों ही होती हैं। और आपके कई ऐसे दोस्त मिलेंगे या कई ऐसे साथी मिलेंगे जिनसे आपकी बहुत सारी समानताएं होंगी, कई सारी भिन्नताएं होंगी। वो सोच कर लेकर हो सकती है, वो खान पान को लेकर हो सकती है, वो संस्कृति को लेकर हो सकती है, वो बातचीत को लेकर हो सकती है, वो बोलचाल को लेकर हो सकती है। कई तरीके से समानता और विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है समाज में। इसके बाद तीसरा आता है पारस्परिक सहयोग एवं संघर्ष। देखिए, सहयोग एवं संघर्ष से ऐसा समझिए, आसपास में आपके कई ऐसे लोग होंगे जिनसे आपको सहयोग भी मिलता होगा और जिनसे आपके बैर भी होते हैं, यानी कि आपका कई लोग साथ देते होंगे, कई लोग नहीं देते होंगे। तो तीसरा पॉइंट हमें ये बताना चाहता है। चौथा पॉइंट, आश्रित रहने का नियम। आश्रित रहने का नियम से हमें यह समझ में आता है कि समाज में जितने भी लोग हैं वह एक दूसरे पर आश्रित करते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है, सभी काम अपने वो खुद के द्वारा नहीं कर सकता। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सोचिए कि आप खाना खा रहे हैं, आप खाने में रोटी खा रहे हैं और सब्जी खा रहे हैं। तो रोटी के लिए जो उगाया गया गेहूँ है वो किसी किसान ने उगाया है, आप उसकी पेमेंट कर रहे हो, लेकिन वो उगाया गया किसी किसान के द्वारा है। आप जो सब्जी खा रहे हो, उन सब्जियों में कई प्रकार के मसाले डले हुए हैं, मेन सब्जी डली हुई है, तो वो भी किसी ने उगाया है, उगाने के बाद आपके तक आया है। तो किसान कोई और है, बेचने वाला कोई और है, आपके तक लाने वाला कोई और है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए हमें ये समझ में आता है कि समाज कि हर एक व्यक्ति किसी ना किसी पर आश्रित होते हैं। ये क्लियर हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ। आगे चलते हैं। समाज परिवर्तनशील है। बिल्कुल, आप अपने आसपास देखिए, आज जैसी कंडीशन आपके आसपास है, क्या 5 साल पहले भी वैसे ही थी? क्या आने वाले 5 साल बाद भी ये वैसी रहेगी? क्या ये छोड़िए 5 साल छोड़िए, 1 साल का लीजिए, 1 साल के ही टाइम टेन्योर में ये कितना चेंज हुआ होगा? आसपास कई नई बिल्डिंगें बन गई होंगी, कई नए लोग आ गए होंगे, बहुत सारी चेंजेस आई होंगी, कई रूल बुक चेंज हुए होंगे, कई रूल चेंज हुए होंगे आपके आसपास के। तो समाज परिवर्तनशील है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति और समाज में संबंध। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। देखिए, ये दोनों एक ही बात है। व्यक्ति और समाज में संबंध बताएगा आपको, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। दोनों का एक ही बात है अगर आप देखोगे तो, है ना। व्यक्ति कैसे समाज से बंधा हुआ है, कैसे उसके साथ चलता है मिलकर। तो पहला लाइन स्टार्ट करते हैं। 4 लाइन है इसके अंदर, इन चारों कवर करेंगे। मनुष्य के क्रियाकलाप समाज से संबंधित हैं और समाज पर ही उसका अस्तित्व और विकास निर्भर करता है। सही बात है। मनुष्य जो भी क्रियाकलाप करता है वो समाज में करता है और समाज के लिए करता है। समाज पर उसका अस्तित्व और विकास निर्भर करता है। अगर वह समाज का सपोर्टिव करता है, समाज के साथ चलता है, तो वो विकास की ओर बढ़ेगा। अगर समाज से उल्टा चलता है तो वो समाज से नीचे दबता चला जाएगा, उसको हीन भावना से देखेंगे लोग। और समाज का अच्छा कर रहा है, समाज के लिए अच्छा कुछ कर रहा है, उसके लिए कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो सब कुछ समाज पर डिपेंड करता है। अगर वो अच्छा करता है तो उसका अस्तित्व विकास करेगा, अगर नहीं करता तो डाउनफॉल में जाएगा अपने। मानव शरीर को सामाजिक विशेषताओं या गुणों से व्यक्तित्व का प्रदान समाज का ही काम है। देखिए, आपके अंदर जो भी नेचर होता है आपका, वो आपके आसपास के लोगों द्वारा आता है। जैसे कि आपने सुना होगा संगति का असर, तो आपके आसपास जैसे लोग होंगे जो आपको वो बताएंगे, सिखाएंगे, आप वही तो सीखेंगे। तो मानव शरीर को सामाजिक विशेषताओं या गुणों से व्यक्तित्व प्रदान करना भी समाज का ही काम होता है। तीसरा पॉइंट क्लियर करते हैं। इस दृष्टि से व्यक्ति समाज पर अत्यधिक निर्भर है। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही क्लियर किया था कि इस वाली लाइन में, आश्रित रहने का नियम, कि समाज में हर एक व्यक्ति हर एक पर निर्भर है, कोई भी अकेला पूर्ण नहीं है। चौथी लाइन, व्यक्ति के बिना सामाजिक संबंधों की व्यवस्था नहीं पनप सकती और ना ही सामाजिक संबंधों की व्यवस्था के बिना समाज का अस्तित्व संभव है।
तो ये कहना चाहता है ना ही व्यक्तियों के बिना समाज बनाना पॉसिबल है और ना ही समाज के बिना व्यक्ति का रह पाना पॉसिबल है। तो आशा करता हूँ कि आप सारी लाइनें समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। मानव समाज और पशु समाज में अंतर। देखिए ये बहुत कॉमन से पॉइंट है इसमें 4, और वो आपको सबको पता होगा, तो मैं यही कह रहा हूँ आप सब कुछ रिलेट कर पाओगे इसके अंदर। देखिए जैसे मानव समाज के 4 पॉइंट, बोलने सोचने समझने की शक्ति होती है, लेकिन पशु में ऐसा नहीं होता। वो ना बोल पाते हैं बेचारे, ना समझ पाते हैं, ना हमारी बातों मतलब ट्रेंड की बात अलग कर सकते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मल देखा जाए तो बोलने सोचने समझने की शक्ति नहीं होती उन बेचारों में। आगे अपनी एक संस्कृति होती है, यानी कि मानव समाज में एक संस्कृति होती है कि क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सब पता होता है। लेकिन पशुओं में ऐसा नहीं होता, उनकी अपनी कोई संस्कृति नहीं होती, कोई भाषा नहीं होती। तीसरा पॉइंट है स्वयं को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। हम लोग क्या है, हम लोग किसी ना किसी लैंग्वेज में बात करते हैं ना एक दूसरे से, चाहे वो इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, तमिल हो सकती है, मराठी हो सकती है, बंगाली हो सकती है, कोई ना कोई लैंग्वेज का यूज़ करते हैं एक दूसरे को समझने के लिए। लेकिन पशुओं में ऐसा नहीं है। भविष्य की चिंता करना, उसके लिए योजनाएं बनाना, ये मनुष्य का काम है। देखिए सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो आगे अपने भविष्य के लिए चिंता करता है, ऐसा कोई नहीं है। सभी वर्तमान में जीते हैं, अच्छा है तो ठीक है। अब जैसे समझिए आपके आसपास एक डॉगी रहता है, तो उसको आज जो खाना मिलेगा वो खाएगा और वो कल की चिंता नहीं करेगा, कल मिलेगा फिर कल देखी जाएगी। लेकिन मनुष्य क्या करेगा, अगर मान लेते हैं आज वो 500 रुपये कमाता है, तो वो ये सोचेगा कि आज तो मैंने 500 कमाया है, मुझे इसमें से कल के लिए भी कुछ बचाना है ताकि कल उसका बुरा ना जाए। मनुष्य हमेशा भविष्य की सोचता है। आगे चलते हैं। समाज में बहुलताएं और असमानताएं। चलिए इसे देखते हैं। एक समाज दूसरे समाज से भिन्न होता है, बिल्कुल। हम किसी दूसरे समाज का अपने समाज से तुलना नहीं कर सकते हैं, वो एक दूसरे से अलग ही होगा। हम एक से अधिक समाज के सदस्य बनते जा रहे हैं, बिल्कुल बनते जा रहे हैं। हम कई सारी चीज़ें जो दूसरे समाज की संस्कृति है, बोलचाल है, उनका खान पान है, वो अपने समाज में समाहित करते हुए जा रहे हैं, उनको सीखते जा रहे हैं। उनकी जो संस्कृतियाँ हैं वो अपने अंदर ढालते जा रहे हैं। आगे चलते हैं। दूसरे समाज से अंतःक्रिया करते हैं, उनकी संस्कृति को ग्रहण करते हैं। अभी मैंने ये बात बताया कि हम जो सदस्य बन रहे हैं किसी की, किस वजह से बन रहे हैं, ताकि मतलब जो वो काम कर रहे हैं वो हम भी करना स्टार्ट कर रहे हैं देखा देखी में। तो ये क्या है, उनकी संस्कृति को ग्रहण करते जा रहे हैं हम लोग। चौथा पॉइंट, इस प्रकार आज हमारी संस्कृति एक मिश्रित संस्कृति तथा हमारा समाज एक बहुलवादी समाज, एक से ज़्यादा समाज में परिवर्तित होता जा रहा है। एक समाज में ही कई सारी संस्कृतियाँ आ चुकी है, ठीक है। तो ये क्या है, समाज में बहुलवादी। आगे, हमारे समाज में असमानता समाजों के बीच केंद्रीय बिंदु है। बिल्कुल सही बात है। समाज में एक समाज से दूसरे समाज में भिन्नता ही उनको बताती है कि ये समाज में अलग अलग है। जैसे अमीर व गरीब, ठीक है, ऊंच नीच जो असमानताएं होती हैं, ठीक है, जैसे कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किसी कास्ट का है, कोई किसी कास्ट का है, तो ये बताती है कि समाज में कैसी असमानता है, वही किसी भी समाज का केंद्र बिंदु होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज शास्त्र के बारे में बात करते हैं। समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाला विज्ञान ही समाज शास्त्र होता है। ये बिल्कुल एकदम जो लाइन है ये आपको याद होनी चाहिए कि सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाला ही समाज शास्त्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज शास्त्र को 2 प्रकार द्वारा पढ़ा जा सकता है, एक समष्टि और एक व्यष्टि। समष्टि क्या होता है, समष्टि में बड़े समूहों, संगठनों तथा सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना होता है। लेकिन वहीं व्यष्टि में आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में मनुष्य का व्यवहार अध्ययन करना। मतलब ऐसा समझो, व्यक्ति विशिष्ट के बारे में समझना व्यष्टि कहलाता है, एक पूरा समूह संगठनों के बारे में समझना समष्टि कहलाता है। समष्टि मतलब सभी चीज़ों के बारे में, उसके समूह के बारे में, उसके संगठन के बारे में, क्या व्यवस्थाएं चल रही है सभी के बारे में। और व्यष्टि में होता है एक व्यक्ति के व्यवहार के बारे में या उसके वो क्या कर रहा है, क्रियाकलाप के बारे में पढ़ना व्यष्टि समाजशास्त्र कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज शास्त्र की उत्पत्ति। देखिए समाज शास्त्र में उत्पत्ति कैसे हुई थी, उनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि पेपर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज शास्त्र का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ। समूह के क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए आवश्यक है कि समस्याओं को सुलझाया जाए। इन्हीं प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही समाज शास्त्र की उत्पत्ति हुई। यानी कि पहला लाइन तो आप सब समझ रहे होंगे, देखिए समाज शास्त्र का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ। दूसरी लाइन में यह है कि समूह के क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए, यानी कि ग्रुप में जो हम काम कर रहे हैं उसको करने के लिए समस्याओं को सुलझाया जाए। इन्हीं प्रयत्नों को परिणाम स्वरूप ही समाज शास्त्र की उत्पत्ति हुई। उन्हीं सबको देखते हुए समाज शास्त्र की उत्पत्ति हुई। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस के विचारक अगस्ट कॉम्टे, ये इनका नाम याद रखिएगा, अगस्ट कॉम्टे का। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं डायरेक्टली कि जो पहले विचारक थे या इनके संस्थापक भी इनको कहा जाता है अगस्ट कॉम्टे को ही, कि कौन है समाज शास्त्र के, तो आपको लिखना पड़ेगा। समाज शास्त्र का नाम सामाजिक भौतिक रखा गया। 1838 में बदलकर समाज शास्त्र रखा गया था। पहले हम इसको सामाजिक भौतिक के बारे में जानते थे, अब हम इसे समाज शास्त्र के बारे में जानते हैं। इस कारण से कॉम्टे को समाज शास्त्र का जनक भी कहा गया। ये लाइन देख सकते हैं, समाज शास्त्र का जनक भी कहा गया। आगे बढ़ते हैं। समाज शास्त्र को एक विषय के रूप में विकसित करने के दुर्खिम, अभी ये सब पढ़ेंगे हम आगे चल के कि दुर्खिम जी कौन है, स्पेंसर तथा मैक्स वेबर कौन है, आदि विद्वानों के विचार काफ़ी योगदान है। कई भारतीय समाजशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, कई जो बाहर के समाजशास्त्री है उनके बारे में भी पढ़ेंगे, ये आगे आने वाले चैप्टर में। अभी खाली आप इनका याद रखिए कि इमानुएल दुर्खिम कौन थे, स्पेंसर कौन थे तथा मैक्स वेबर आदि विद्वानों के विचार काफ़ी योगदान रहा है समाजशास्त्र के विषय में। भारत में समाजशास्त्र के उद्भव का विकास इतिहास का प्राचीन है। यानी कि भारत में जो समाजशास्त्र वो पहले से ही आ रही है, ऐसा नहीं कि नया पढ़ रहे हैं। भारत में समाजशास्त्र विभाग 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में शुरू हुआ तथा औपचारिक अध्ययन शुरू हुआ। इस दिन से इसकी औपचारिक डेट शुरू हुई 1919 में मुंबई में, ये आप याद रखेंगे,
ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता। भारत में क्यों जरूरी है समाजशास्त्र? देखिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। देखिए समाजशास्त्र में हम आसपास के रहने वाले लोगों के बारे में समझते हैं, और भारत एक बहुत सारे जात, बहुत सारे धर्म को एक साथ लेके चलने वाला देश है, तो इसलिए भारत में समाजशास्त्र का होना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं, भारत में व्याप्त क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, जातिवाद और आदि समस्याओं को व्यवस्थित ढंग से सुलझाने के लिए समाजशास्त्रीय अध्ययन आवश्यक है। यानी कि देख सकते हैं आप, क्षेत्रवाद क्या होता है, जो ज़मीन वगैरह होती है उसकी विचारधारा, भाषावाद जो भाषा को लेकर विचारधारा होती है उनकी बात, जो संप्रदायवाद होता है, जो जातिवाद होता है, उनको समझने के लिए, उसको अच्छे ढंग से उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकालने के लिए समाजशास्त्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। अगली लाइन कह रही है हमें, इसी कारण भारत में विभिन्न समस्याओं के समाधानों हेतु समाजशास्त्र का अध्ययन अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। लोग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत फेमस होता जा रहा है। दूसरे समाजों के साथ तुलनात्मक अध्ययन होता है, यानी दूसरे समाजों में जो इसका तुलनात्मक अध्ययन है, ठीक है। सामाजिक गतिशीलता के बारे में पता चलता है, समाज में क्या चल रहा है, कैसे समाज आगे बढ़ रहा है, समाज में क्या गलतियाँ हो रही है, ये सारी चीज़ें समाजशास्त्र के पढ़ने के साथ साथ हमें पता चलता है। समाजशास्त्र की प्रकृति की मुख्य विशेषताएं। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। बिल्कुल सही बात है। समाजशास्त्र हम समाज के बारे में जानते हैं, नहीं कि वहां हो रही प्राकृतिक गतिविधि के बारे में जानते हैं, ठीक है। समाजशास्त्र एक निरपेक्ष विज्ञान है, ना कि आदर्शवात्मक विज्ञान है। जो हो रहा है, जो सच्ची घटनाएं हैं उनके बारे में इसमें पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं कि किसी कोई आदर्शवादी हम ज्ञान देते हैं इसमें, जो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे समाज में आजकल हो रहा है, निरपेक्षता से हम वह चीज़ का अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र अपेक्षाकृत एक मूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान। इसका कोई मूल ढांचा नहीं है। हर समाज में अलग अलग गतिविधियां होती है, हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि समाज आगे चल के कैसा होने वाला है या उसमें क्या बदलाव आ सकते हैं। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ना कि विशेष विज्ञान। ये कॉमन साइंस है, ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल साइंस हम पढ़ रहे हैं इसके लिए, ठीक है। इसके बाद बौद्धिक विचार जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है। प्राकृतिक विकास के वैज्ञानिक सिद्धांतों और प्राचीन यात्रियों द्वारा पूर्व आधुनिक सभ्यताओं की खोज से प्रभावित होकर उपनिवेशों ने, मतलब जो बाहर के हैं उपनिवेशों ने, प्रशासकों ने, समाजशास्त्रियों एवं सामाजिक मनोविज्ञान ने समाजों के बारे में इस दृष्टिकोण से विचार किया कि उनका विभिन्न प्रकारों में वर्गीकरण किया जाए, ताकि समाज मतलब जो सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों को पहचाना जा सके। इन्होंने क्या किया, जो समाजशास्त्र के जो पार्ट थे ना उनको सबको अलग अलग कर दिया, क्योंकि समाजशास्त्र को पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो। ये किसके लिए किया गया, हम आम स्टूडेंट्स के लिए किया गया। और करा कि इन्होंने जो समाजशास्त्रीय थे, जो सामाजिक मनोविज्ञानी थे, उन्होंने इन सबको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, सरल समाज एवं जटिल समाज। देखिए समाज को दो प्रकार में वर्गीकृत कर दिया इन्होंने, सरल समाज और जटिल समाज। आइए उनके बारे में समझते हैं। भारत स्वयं परंपरा और आधुनिकता का गाँव और शहर का, जाति और जनजाति का वर्ग, एक समुदाय, एक जटिल मिश्रण है। यहाँ पर हर जगह पर, हर कहीं पर अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग लैंगिकता, अलग अलग जनजातियों के लोग, समुदाय के लोग हैं, जो कि इस समाज को जटिल मिश्रण के भाव में लेके चली जाती है। दूसरा, 19वीं शताब्दी में समाजों का वर्गीकरण किया गया। अब देख सकते हैं किस किस टाइप में उनका वर्गीकरण किया गया। आधुनिक काल से पहले समाजों के किस प्रकार, जैसे कि शिकारियां टोली जो थी, जो संग्रहता चरवाहे थे, या कृषक थे, या गैर औद्योगिक सभ्यताएं थी, ये सब सरल समाज में थी कि ये सारी टोलियां हैं, ये जो शिकारी करेंगे या जो कृषि करेंगे, ये औद्योगिक नहीं है, मतलब ये सारी क्या है, ये सरल समाज में आता है। दूसरा, आधुनिक समाजों के प्रकार, जैसे औद्योगिक समाज, जटिल समाज, जिसमें हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि कोई क्या काम करने वाला है, उसका समाज में क्या मतलब मूल रूप से ढांचा है, सब कुछ बहुत ज़्यादा मतलब मिक्सअप हो चुका है ना। फिर इसके बाद डार्विन, आगे हम डार्विन की थ्योरी भी पढ़ेंगे ना। डार्विन के जीव विकास के विचारों का आरंभिक समाजशास्त्री विचारों पर दृढ़ प्रभाव था, ठीक है। ज्ञानोदय एक यूरोपीय बौद्धिक आंदोलन जो 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों एवं 18वीं शताब्दी में चला, कारण और व्यक्तिवाद पर बल देता है, ठीक है। तो ये लाइन तो बिल्कुल एकदम कॉमन सी लाइन है। आगे बढ़ते हैं। सरल समाज में श्रम विभाजन नहीं होता, जबकि जटिल समाज में देखने को मिलता है। देखिए सरल समाज में श्रम विभाजन नहीं होता, हमें पता होता है कि कौन सा व्यक्ति क्या करेगा, लेकिन जटिल समाज में श्रम विभाजन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि काम को किस प्रकार से बांटा जाएगा। समझ में आया? आगे चलते हैं। भौतिक मुद्दे जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है। भौतिक मतलब फिजिकल, जो हम देख रहे हैं, है ना। इसके बाद हम समझेंगे औद्योगिक क्रांति में आए बदलाव एवं पूंजीवाद। देखिए सबसे पहले आप पूंजीवाद का मतलब समझिए। किसी भी शब्द के पीछे अगर वाद लग रहा है तो उस शब्द का मतलब उसकी विचारधारा से होता है। जैसे पूंजी मतलब कोई ऐसा चीज़ जहाँ पर पैसा लग रहा हो, जहाँ पे मतलब पैसों की बात चल रही हो, और वाद मतलब उसकी विचारधारा। तो पूंजीवाद शब्द का मतलब, आप शब्दों को तोड़ना सीखिए, उनका मतलब सीखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। किसी भी 11th-12th के स्टूडेंट या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए जो होते हैं, उनको शब्द का मतलब जरूर पता होना चाहिए, जिससे कि वो पेपर में और अच्छे से आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति एक नई गतिशील आर्थिक क्रियाकलाप पूंजीवाद पर आधारित थी। पूंजीवाद आर्थिक उद्यम की एक व्यवस्था है जो कि बाजार विनिमय पर आधारित है। यह व्यवस्था उत्पादन के लिए साधनों और संपत्तियों के निजी स्वामित्व पर आधारित है। औद्योगिक उत्पादन की उन्नति के पीछे यह पूंजीवाद व्यवस्था का प्रमुख शक्ति है, ठीक है। इसके बाद उद्यमिक निश्चित और व्यवस्थित मुनाफे की आशा से प्रेरित थे। ये सारी चीज़ें औद्योगिक क्रांति के बारे में बताई जा रही है कि कैसे मशीनरी आई, कैसे उनको अच्छे मुनाफे हुए, ये सारी उनकी बातें बताई जा रही है। बाजारों ने उत्पादनकारी
जीवन में प्रमुख साधन की भूमिका अदा की और माल, सेवाएं, श्रम वस्तुएं बन गई जिनका निर्धारण तार्किक गणनाओं के द्वारा होता था। इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का केंद्र था। ये लाइन याद, एकदम गौर करने वाली बात है। इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का केंद्र था। औद्योगिकरण द्वारा आया परिवर्तन असरकारी था, है ना, इस पे गौर करेंगे। 4 नंबर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का केंद्र था। औद्योगिकरण द्वारा आया परिवर्तन असरकारी था, सरकार के द्वारा नहीं किया गया था, ठीक है। औद्योगिकरण से पहले अंग्रेज का मुख्य पेशा खेती करना, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। औद्योगिकरण से पहले अंग्रेजों का मुख्य पेशा खेती करना एवं कपड़ा बनाना था। अधिकांश लोग गांव में रहते थे, जो कि कृषक, भूस्वामी, लोहार एवं चमड़ा श्रमिक, जुलाहे, कुम्हार, चरवाहे थे। समाज छोटा था, यह एक स्तरीकृत था। लोगों को स्थिति से उनका वर्ग परिभाषित था, लेकिन लोगों को पता था कि मेरे को क्या काम करना है। कोई कुम्हार है, कोई चरवाहा है, तो उन्हें अपने कामों के बारे में पता था। ये पूरा स्टेप वाइज पहले से ही पता होता था लोगों को, है ना। इसके बाद औद्योगिकरण के साथ साथ शहरी केंद्रों का विकास एवं विस्तार हुआ। इसकी निशानी थी फैक्ट्रियों का धुआं और कालिख। नई औद्योगिक श्रमिक वर्ग की भीड़ भाड़ वाली बस्तियां, गंदगी और सफाई का नितांत अभाव, है ना। इसकी जैसे कि औद्योगिकरण के साथ साथ क्या हुआ, विकास का विस्तार हुआ, बहुत तेज़ी से विकास का विस्तार हुआ, ठीक है। उसके बाद जो मतलब अब देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कुछ अच्छा हुआ तो कुछ खराब भी हुआ। फैक्ट्रियों के काले धुएं से हमें मिलवाया इसने, हमें कालिखों से मिलवाया इसने, जो श्रमिकों के वर्गीकरण कर दिए, भीड़ भाड़ वाली बस्तियां बनाई। जब औद्योगिक हुई तो कर्मचारी आए तो उनका पर्पस था सिर्फ और सिर्फ वहाँ पैसा कमाना। उन्होंने अपनी सारे सुख सुविधा को छोड़कर वहाँ पर छोटे छोटे रूमों में स्टार्ट कर दिया रहने के लिए। तो ये औद्योगिकरण के फायदे के साथ साथ नुकसान भी बहुत है, ऐसा नहीं सिर्फ फायदे होते हैं। आगे, अंग्रेज कारखानों के मशीनों द्वारा तैयार माल एक आगमन से भारी तादाद में भारतीय दस्तकार बर्बाद हो गए, क्योंकि अत्यधिक विकसित कारखाने में उनकी खपत नहीं हो सकती थी। इन बर्बाद दस्तकारों ने मुख्यतः जीवन निर्वाह के लिए खेती को अपना लिया। जो बड़े बड़े इंडियन जो दस्तकार थे, जो अपने काम रोजगार वाले थे, उन्होंने औद्योगिक के सामने अपनी घुटने टेक दिए, वो नहीं करवा पाए, तो फिर वो बाद में अपने खेती के तरफ वापस लौट गए, ठीक है। समाज शास्त्र के अन्य सामाजिक विज्ञानों के मध्य स्थिति एक दृष्टि में, ध्यान से समझिए इस लाइन को, समाज शास्त्र के अन्य सामाजिक विज्ञानों के मध्य एक दृष्टि में। सभी सामाजिक विज्ञान समाज शास्त्र के किसी न किसी रूप में संबंधित होते हैं और दूसरे से भिन्न होते हैं। समझ में आया? सामाजिक विज्ञान समाज शास्त्र के किसी न किसी रूप से संबंधित भी है और दूसरी और भिन्न भी है, एक जैसे भी हैं और अलग भी हैं। दूसरे, इनके आपसी सहयोग के द्वारा ही विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन सुचारू रूप से संभव है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए बाकी सारी चीजें पढ़ भी पा रहे हैं सभी। अब अगला देखते हैं। सभी सामाजिक विज्ञानों का क्षेत्र अलग अलग है और इन सभी का केंद्र बिंदु सामाजिक प्राणी मानव है। सही बात है। देखिए, जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं, वहाँ के रह रहे लोगों के बारे में। हम अभी के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, अभी जो लोग हैं उनकी व्यवस्था कैसी है, वो आर्थिक जीवन के लिए क्या करते हैं, उनका सामाजिक सोच क्या है, उनकी आर्थिक सोच क्या है, वो राजनीतिक विचारधारा क्या रखते हैं। हम पढ़ किसके लिए रहे हैं, मानव के लिए तो पढ़ रहे हैं। आगे, समाज शास्त्र एक सहयोगी व्यवस्था का निर्माण करता है और सभी विज्ञानों को एक सामान्य पटल पर ले जाता है। यानी समाज शास्त्र है वो जो सबके लिए सहयोगी वाला काम करता है, सब चीजों के बारे में बताता है। इस प्रकार सामाजिक जीवन की जटिलताओं का अध्ययन व विश्लेषण सरलता से संभव है। हम आसानी से समझ पाते हैं सामाजिक जीवन की जटिलताओं को, है ना। इसके बाद देखिए, कई सब्जेक्ट से इन्होंने रिलेट कराया। समाज शास्त्र और मनोविज्ञान से संबंध है, अर्थशास्त्र से, राजनीतिक विज्ञान से, इतिहास से, इन सब का यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट नोट बता दिया है। ये मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। देखिए, तुलनात्मक अध्ययन समाज शास्त्र का अर्थशास्त्र से है, इतिहास से है, राजनीतिक शास्त्र से है और मनोविज्ञान से है। यह अब देखिए, समाज शास्त्र में क्या होता है, हम सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, वर्तमान तथा काल में बीते हुए समय का, ज़्यादा पुराने नहीं, थोड़े टाइम पहले और अभी वर्तमान में। अर्थशास्त्र में क्या करते हैं, इसमें सिर्फ हम केवल आर्थिक चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। इतिहास में बहुत बीते हुए समय के अध्ययन करते हैं। राजनीतिक शास्त्र में हम राजनीतिक सिद्धांत तथा सरकारी प्रशासन का अध्ययन करते हैं कि कैसे हमारी सरकार चल रही है, कैसा हमारा राजनीतिक चल रहा है, हम कैसे सरकार बनाई जा रही है। मनोविज्ञान में यह शक्ति की मनोदशा का अध्ययन कराता है कि कैसा कोई व्यक्ति सोच रहा है, समझ रहा है ना। इसके बाद इसका जो समाज शास्त्र का दूसरा पॉइंट है उसका ये, इसका विषय क्षेत्र विशाल है, बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ने के लिए। लेकिन अर्थशास्त्र का बहुत सीमित है, इतिहास का विषय क्षेत्र बहुत ज़्यादा सीमित है, इसका जो राजनीतिक का है वो बहुत ज़्यादा सीमित है, सभी का सीमित है। लेकिन इसका क्षेत्र विशाल क्यों है, क्योंकि आप एक चीज़ समझो, समाज शास्त्र के बारे में हम सब कुछ पढ़ते हैं। अगर हम समाज के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या हम उनके आर्थिक गतिविधियों के बारे में नहीं जानेंगे, क्या हम उनके ऐतिहासिक पलों के बारे में नहीं जानेंगे, क्या उनकी राजनीतिक विचारधारा को नहीं समझेंगे, क्या उनके मनोविज्ञानी को नहीं समझेंगे कि क्या उत्पीड़न चल रहा है वहाँ पे, क्या लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये समझेंगे ना। ये सब किस में आता है, समाज शास्त्र में आता है ना। आगे चलते हैं। इसके अध्ययन के लिए तुलनात्मक तथा समाज नीति विधि प्रयोग की जाती है कि कौन सा समाज अच्छा है, उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, उसकी क्या अच्छाइयाँ इस समाज में हमें बदलनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को चेंजेस करना भी हमारे समाज शास्त्र में आता है। इसके अध्ययन के लिए आगमन तथा निगमन विधि प्रयोग की जाती है कि कब आए, कब उनका पतन हो गया, अर्थशास्त्र में कब आए, कब मतलब किसी भी चीज़ के बारे में खत्म हो गए, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं किसमें, अर्थशास्त्र में। इतिहास में इसके अध्ययन में हम विवरण पूर्वक विधि का प्रयोग होता है, जैसे कि पूरा आराम से तसल्ली से सब कुछ समझते और जानते हैं। इसके अध्ययन में तुलनात्मक विधि का प्रयोग होता है कि एक दूसरे से तुलना करते हैं राजनीतिक शास्त्र में, जैसे कि 2 पार्टियों की तुलना हो गई या 2 जगह की तुलना हो गई, 2 व्यक्ति की तुलना हो गई, है ना।
राजनीतिक शास्त्र में। इसके अध्ययन में गुणात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है कि किसी व्यक्ति क्या गुण है, क्या अवगुण है, उसके बारे में। चौथा पॉइंट है, समाज शास्त्र घटनाओं के घटित होने के कारणों को खोजने की कोशिश करता है कि कैसे मतलब समाज में परिवर्तन आया है, क्या अच्छाइयाँ हो सकती हैं, समाज के उन्हीं घटनाओं के बारे में बात करता है। अर्थशास्त्र में दृष्टिकोण आर्थिक है तथा इसका संबंध व्यक्ति की भौतिक खुशी से है ना, कि उनकी फिजिकल मतलब नीड्स क्या है, कैसे वो पैसों से मतलब खुश हो सकते हैं, क्या तरीका है उनका। फिर चौथा क्या है, पुरानी इतिहास घटनाओं को जानकारी देते हैं तथा उसके विकास के अलग अलग चरणों का अध्ययन कराते हैं, है ना, कि वो कैसा था, कैसा बन गया, इन सब चीज़ों के बारे में। यह अब राजनीतिक का चौथा पॉइंट कहता है यह एक विशेष शास्त्र है, यह केवल व्यक्ति के जीवन के राजनीतिक हिस्से का अध्ययन करवाता है कि वह कैसी गवर्नमेंट में रह रहा है, किस गवर्नमेंट को उसने चुना है, क्या वो चुन सकता है, क्या उसको उसकी गवर्नमेंट से चाहिए, कैसी सरकार है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत आशाओं और भय का अध्ययन कराता है कि क्या उसके लिए अच्छी चीज़ें हैं, किससे वो डर रहा है, कि क्या वो करना चाहता है, क्या वो बनना चाहता है, ये सब मनोविज्ञान में आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं इसमें, जैसे कि पूंजीवाद मैंने भी आपको बताया, द्वंदात्मक, नस्ल, ये सारे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन पॉइंटों को मैं तब कराऊंगा जब आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊंगा। मैं इसी चैनल पे मैं इनके क्वेश्चन आंसर की वीडियो लेके आने वाला हूँ और नेक्स्ट जितने भी चैप्टर हैं वो इसी चैनल पर आएंगे। तो आप प्लीज़ याद करिए, पढ़िए और खुश रहिए। मैं ओके, बाय, थैंक यू।